नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उसके बाद हर भारतीय के मन में सवाल उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आखिर चाहता क्या है, इस तरह के फैसले क्यों दे रहा है। लेकिन अब पहलगाम में जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान जो कहा उसको सुनकर लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी समझ आ गई है। मैं बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, सुप्रीम कोर्ट को शायद थोड़ी समझ आ गई है। एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए जो कमेटी पहलगाम में हुए हमले की जांच करे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता की खूब फटकार लगाई। ये एक पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि ये पीआईएल आखिर सुनी ही क्यों गई, क्योंकि कई बार पीआईएल को सुनने से भी सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल सुनी। खैर, सुनने के बाद कहा कि आप क्या चाहते हैं, हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जिस तरह से पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ है उसको लेकर आप चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें। हमारे पास कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है सुप्रीम कोर्ट के पास जो आतंकी मामलों की जांच कर सकती है? हमारे पास आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस समय देश का हर नागरिक आतंक से लड़ने के लिए एकजुट हो रहा है। ऐसे मुद्दों को न्यायिक दायरे में नहीं लाना चाहिए और कहा कि आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। इस याचिका में साथ ही साथ यह भी कहा गया था, कहा गया इस पक्ष को सुन लीजिए कि देश में अलग अलग जगहों पर जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन पर हमले हो रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, वहां जाकर अपनी बात कहिए, आप हमारे पास क्यों आए हैं और इस तरह की याचिका आपको दायर नहीं करनी चाहिए। इस तरह की याचिका सुरक्षा बलों का मन तोड़ने वाली है, सुरक्षा बलों का हौसला तोड़ने वाली है और इस तरह की याचिका दायर करके आप क्या दूसरे पक्ष का हौसला बुलंद करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो इस तरह की जांच कर पाए। यही बात तो हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों हर चीज में घुसता है। जो प्रशासनिक मामले हैं, जो संसद से जुड़े मामले हैं, उनमें क्या सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तारीख आखिर क्यों दी थी? आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत घाटी में कहा था सितंबर तक घाटी में चुनाव हो जाने चाहिए। अब कोर्ट के इस पुराने फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो आपको विस्तार से बताऊंगी। क्यों मैं ये सवाल उठा रही हूं ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक पुलिस हेड कांस्टेबल और उसके 8 भाई बहनों को पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी है। जी हां, जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, सरकार ने कह दिया कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, तारीख तय कर दी गई, तो उसके बाद अधिकारियों की बात मानने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति की बात मानी और डिपोर्ट करने का नोटिस जिसे दिया गया था इस पर स्टे लगा दिया है। यह परिवार पंजाब के अटारी बॉर्डर से वापस जम्मू के पुंछ जिले में अपने घर लौट गया। कोर्ट ने यह फैसला हेड कांस्टेबल की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर दिया। अब दस्तावेज क्या, आप ऐसे देखिए, तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कह रहे हैं मैं 17 साल से रह रहा हूं, मैं 20 साल से रह रहा हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास डोमिसाइल है, मेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड है, मैं वोट करता हूं। अब बताइए, जो लोग 40-40 साल से यहां रह रहे हैं, वोट यहां कर रहे हैं, उनके कागज के आधार पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट यह मान सकता है, माफ कीजिएगा हाई कोर्ट यह कह सकता है कि वो भारत के नागरिक है, इसीलिए अब इस पर स्टे लगाया जाता है। जो ये अली है, जो कांस्टेबल है, इसने जो याचिका दायर की थी, 27 सालों से पुलिस विभाग में काम कर रहा है, वैष्णो देवी मंदिर के कटरा आधार शिविर में तैनात है। और अगर राजस्व अभिलेखों की अगर जो दस्तावेज हैं उनको अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का वास्तविक निवासी ये बताया जाता है। सब कुछ नकली बनता है। और जब समझ लीजिए अब्दुल्ला मुफ्ती इन लोगों की सरकारें रही हैं ना, इन लोगों की सरकारों में खूब लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं और इसी आधार पर अब ये दावा कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो भारत का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। 26 अप्रैल को अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल इफ्तिखार अली और उनकी 5 बहनों और 4 भाइयों को डिपोर्ट करने का नोटिस जारी किया था। उनका कहना था सभी पाकिस्तानी हैं। इसके बाद पुलिस ने इन्हें थाने बुलाया, अटारी भेज दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार से ओर से की जा रही कार्रवाई का हिस्सा थी। इसके बाद इफ्तिखार अली 26 सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस में है। ये डिपोर्टेशन के खिलाफ कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने राजस्व विभाग के दस्तावेज दिखाए
और इसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि एलओसी के पास स्थित सलवा गांव में इनकी जमीन है। 1965 के युद्ध के दौरान गांव का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसके चलते दीन और उनकी पत्नी फातिमा बी को पीओके में शरण लेनी पड़ी। वो एक रिफ्यूजी कैंप में रहे। उनके 3 बच्चे थे, उनके साथ थे अली सहित 6 और बच्चे वहीं पैदा हुए। 1980 के दशक में परिवार वापस पुंछ लौट आए। सोचिए, जब बाकी बच्चे वहां पैदा हुए तो उनकी तो नागरिकता वहां की होगी, उनकी नागरिकता यहां की कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब कुछ इस देश में हो रहा है और कोर्ट इस चीज को स्टे कर रहा है। 1980 के दशक में परिवार वापस पुंछ लौटा। यहां अधिकारियों ने उन्हें जम्मू कश्मीर के निवासी के तौर पर मान्यता दी, जो कि लगातार हो रहा है और इसको लेकर ही ऑब्जेक्शन भी जताया जा रहा है। अब बात करते हैं चुनाव कराने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इसका राज्य वाला दर्जा खत्म हो गया, लेकिन यह असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव नहीं हो पाया। आखिरकार 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव कराने की एक समय सीमा तय कर दी। सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश की तामील करने के लिए कहा और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट और इसकी बेंच के फैसले पर सवाल उठने लगे। शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश जल्दबाजी में दिया गया था। सेना के एक सीनियर रिटायर्ड अफसर ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए। एएनआई के एक पॉडकास्ट में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने जल्द चुनाव का दबाव डाला, मेरी इच्छा है वो सभी लोग जो अमन की आशा जैसे नॉनसेंस बातें करते हैं, उन्हें फ्लाइट पे ले जाना चाहिए, उन्हें 5 स्टार बस मुहैया करवाई जानी चाहिए, उन्हें पहलगाम जाना चाहिए, उस रिजॉर्ट में जहां उन्होंने 15 मिनट तक वॉक करना चाहिए, और उन्हें इस तरह के कुछ आंसू देखने को मिल जाएं जो हमने इस घटना के बारे में जानकर महसूस किया। शायद उनको ये लगे कि उन्होंने गलत फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे कुछ कहता है तो आप उसे ना छुएं, वो आपका आखिरी बुर्ज है। थोड़ा सा उनको सुनना चाहिए। एक 5 स्टार माहौल में बैठकर जहां आपने बंदूक से फायरिंग की आवाज नहीं सुनी, और तब आप निकलते हैं और उन लोगों को ज्ञान देने लगते हैं जो अपने देश के लिए मर रहे हैं। ऐसे 3-4 लोगों को वहां ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उम्मीद है ये तस्वीर देखकर वो अब कभी नहीं बोलेंगे। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये क्यों कहा कि आपको सितंबर तक चुनाव कराने हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि आप हालात का जायजा लीजिए, आप देखिए स्थिति क्या है। अगर चुनाव कराने की स्थिति हो तो वहां चुनाव करा दीजिए जब स्थिति ठीक हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगी कि हालात कैसे हैं, आप नहीं, आप चुनाव करवा दीजिए। मतलब कुछ भी हालात हो आप चुनाव करवा दीजिए। तो ये जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्यों सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? दरअसल जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2023 के दिसंबर में चुनाव आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाने की डेडलाइन दी थी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को यूटी को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया। इसी फैसले के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। और सरकार के गठन के कुछ ही महीने बाद इतनी बड़ी घटना हो गई कश्मीर में, जो 2019 में 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद नहीं हुई थी। शांति थी, वहां पर चीजें ठीक हो रही थी, काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट के कि उसे लगा कि चुनाव ही कराए जाने चाहिए, जबकि अगर शांति नहीं, अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं, अगर केंद्र का कंट्रोल में लेना जरूरी है तो क्यों वहां चुनाव कराया जाना चाहिए था? ये सवाल जरूर सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए। कई और मामले हैं, वक्त से जुड़ा मामला है जिसमें सुनवाई होनी है 5 मई को। तमाम ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। देखना होगा कि उन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो ब्रीच है पावर की वो जारी रखेगा या सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ आएगी? आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।